क्विक चेंज इन प्लान। रत्नागिरी जाने का मेरा चल रहा था दिमाग में, बट अभी मैं यहाँ से पाली खोपोली का जो ये टर्न है ये लेता हूँ, कुछ छोटा मोटा राइड करेंगे एंड देन विल हेड बैक टू मुंबई। रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू राइड with this silver badging for longer distances, because I am so used to holding the tank with my knees. It is actually creating a problem for me, and वो बार बार constantly जब लगता है ना knees के ऊपर, irritate होता है उससे फिर। So this is the turn। पाली खोपोली का एक छोटा सा आई थिंक घाट भी आएगा यहाँ पे। आई एम नॉट रियली श्योर, बहुत दिनों के बाद ये रूट ले रहा हूँ। आई थिंक लास्ट मैंने जब ये रूट लिया था तब मैं 3-4 साल पहले था। कार से हम लोग शायद से तभी ट्रैवल कर रहे थे, ऐसा कुछ 2017 में लिया था ये वाला रूट, राइट। चाय कॉफ़ी भजिया वजिया मिल रहा है, बट नहीं रुकेंगे। Let us see how this motorcycle performs in highways, मतलब घाट section। आई एम एक्चुअली ग्लैड कि वो लोग ने ये जो रोड है ये बना दिया है। पहले ये नहीं बना हुआ था, बहुत ख़राब रोड था। मतलब ये पूरा पैच था, यहाँ पे ख़राब ही पैच था। घाट सेक्शन में चलाने को अच्छा है गाड़ी ये। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर आपने वो आवाज़ सुना कि नहीं, वो बट वो फ्रंट डिस्क जो पकड़ता है पैड्स से आ रहा था। ब्रेकिंग भी देख लो कैसे है। एज लॉन्ग एज ब्रेक लग रहा है, वो फ्रंट जो नॉइस आ रहा है मेरे को उससे कुछ इशू नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस चलाया नहीं कि यार ख़राब रास्ते आते। इट्स नॉट द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल, बट एक बात बोलूँगा कि वाइल राइडिंग दिस, ऐसा वेट जो है इसका ये फील नहीं होता है। और इंजन भी टॉर्की है, तो एक्सेलरेशन जो है वो भी प्रॉपरली हो रहा है, और गियर चेंजेस है ना वो भी प्रिसाइज जा रहे हैं। अब टेस्टिंग के टाइम पे फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, तो बहुत बार गाड़ी न्यूट्रल में गिरती है, बट सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसमें कोई भी इशू मेरे को अभी तक नहीं आया है। तो पिछले 1.5 घंटे से मैं कुछ ऐसी रोड पे चला रहा हूँ, और पैचेस बहुत ख़राब है यहाँ पे बीच बीच में।
तो हाईवे के ऊपर जब भी आप जाएंगे टूरिंग के लिए, आपको अच्छे रास्ते ही मिलेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसे रास्ते भी मिल जाएंगे। अब ऐसे रास्तों में दिक्कत क्या आ रही है कि मेरा वज़न कम है, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है, कोई इशू नहीं आ रहा, बट जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है और स्किनी हो गए, पतले हो गए, हल्के फुल्के रहोगे तो वो जो इम्पैक्ट और अंडुलेशंस है वो फील होंगे। अगर थोड़े मोटे हो, हेल्दी हो तो इशू नहीं आएगा। और पिलियन के साथ राइड करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल पे आपको मिल सकता है। अब इस सीटिंग पोजीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कुछ मैंने नोटिस की है तो वो ये है कि यू कैंट सिंपली स्टैंड ऑन द फुट पेग्स। बैड रोड्स आती है, पैच आता है, तो बाकी मोटरसाइकिल के ऊपर जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, क्लासिक हो गई, CB 350 हो गई, जावा हो गई फॉर दैट मैटर, तो अगर ख़राब रास्ता आता है तो आप फुट पेग के ऊपर खड़े हो सकते हो। इस मोटरसाइकिल पे वो करना पॉसिबल है, बट बहुत ही वियर्ड सी पोजीशन में आप खुद को डालेंगे और मोटरसाइकिल को भी, अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। जैसे कि अभी मैंने करके बताया आपको, तो पॉसिबल है, कर सकते हो, बट ये उतना ज़्यादा ना कंफर्टेबल नहीं होता। और वो प्रॉपरली क्या बोल सकते हैं उसको यार कि फुट पेग पे खड़ा नहीं रह रहा हूँ मैं, जस्ट मेरा जो वेट है वो हैंडल बार पे स्विच कर रहा हूँ और बॉडी का वेट है वो भी फ्रंट व्हील पे स्विच कर रहा हूँ, सो दैट पीछे का जो व्हील है वो फट से बैड पैच के ऊपर से निकल जाए। स्लो करना ही सेंसिबल ऑप्शन है। अब ये जो आवाज़ आ रही है ये फ्रंट ब्रेक से आ रही है, वो पहले पीछे के इसमें भी आ रही थी, पहले थोड़ा टाइम पहले भी आ रही थी। तो एज लॉन्ग एज ब्रेक अच्छे से लग रहा है, बाइक रुक रही है, आई डोंट हैव इश्यूज़ कि वो पैड्स में से या फिर डिस्क में से कहीं से तो जो आवाज़ आ रही है की वाली, आई डोंट हैव इश्यूज़ विद दैट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 90 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है ना उसमें ये कंफर्टेबल है। उसके आगे जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि द इंजन इज़ लाइक, स्ट्रेस आ रहा है इंजन के ऊपर, थोड़ा ग्रंटी एंड रफ लगना चालू हो जाता है। 90 तक मैं बोल सकता हूँ जाएगा, 80 इज़ द स्वीट स्पॉट, 90 इज़ द मैक्स लिमिट in case you want to tour on it, because the fifth is just one fine overdrive gear। फोर्थ में भी गाड़ी 120 तक ही जाता है, फिफ्थ में भी गाड़ी 120 तक ही स्टेबल रहता है। तो द फिफ्थ इज़ एक्चुअली ओवरड्राइव गियर। सिक्स्थ गियर की इसको वैसे ज़रूरत नहीं है कि पहले जो 3 गियर है वो लॉन्ग है, थर्ड गियर में गाड़ी 100 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाती है, फोर्थ में गाड़ी 115-120 के आसपास, फिफ्थ डालने के बाद 120 स्टेबल, वही बात है। और एक अटेम्प्ट करेंगे, अभी इस टाइम ओवरड्राइव गियर को यूज़ करके पुल करने के लिए ट्राई करेंगे। नाइन्टी के ऊपर मोटरसाइकिल वाइब्रेट करती है ये, उसके नीचे मिरर जो है वो स्टेबल रहता है और पीछे जो कुछ है आपके उसका आपको अच्छा खासा व्यू इन मिरर्स के अंदर मिल जाएगा। बात करेंगे इस वाइज़र की, तो चेस्ट की लाइन तक विंड को डिफ्लेक्ट करने में ये हेल्पफुल है। हेलमेट के ऊपर आपका विंड जो है वो लगेगा ही, और जब मैं पहले भी चला रहा था आपको शायद से एक आइडिया आ गया होगा कि जो विंड नॉइस है वो हेलमेट या फिर माइक जो है वो कितना ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। एक हद से बोलूँगा तो वो सेंसिबल भी है, क्योंकि अगर वाइज़र और बड़ा कर देते, पहली बात तो देखते टाइम ही वो बीच में आता, और जैसे से वो गंदा हो जाएगा टूरिंग करते टाइम तो आपको फ्रीक्वेंटली उसको क्लीन करना पड़ेगा।
इस केस में क्या है, मेरी हाइट के अनुसार यहाँ से आगे तक का व्यू, जो खड्डे भी है नियर बाय, वो भी मैं बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ। तो अगर ये बारिश के टाइम पे गंदा होता भी है, आई डोंट थिंक सो मुझे रुक रुक के इसको क्लीन करते बैठना पड़ेगा व्यू देखने के लिए। विंड डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ये। चेस्ट लाइन तक सुबह जब मैं चला रहा था, ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ा टक इन होके जो अपने एल्बोज़ भी है उनको भी मैं अंदर लेके ही बैठा था, ताकि जो ठंड है वो थोड़ी कम लगे। और थोड़ी बहुत हद तक ये विंड डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। शोल्डर लाइन तक ये कर सकता है, उसके ऊपर विंड वैसे ही लगती है आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूंगा, ओडोमीटर और 2 ट्रिप मीटर आपको मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम गियर शिफ्ट, क्लॉक और फ्यूल इंडिकेटर। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी उसमें नहीं दिख रहा है। टूरिंग के हिसाब से यार वो अगर होता तो अच्छा होता। दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट। आई एम नॉट रियली श्योर कि आप में से कितने लोग इससे अग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे यहाँ पे तो एक बड़ा डायल है और एक छोटा डायल है। यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है उसकी जितनी साइज़ है उतना ही वो ट्रिपर का साइज़ है। तो सिर्फ ट्रिपर देने के बदले ट्रिपर को टैकोमीटर के अंदर फ्यूज़ करके दोनों प्रपोर्शनेट साइज़ के स्ट्रक्चर अगर करते रॉयल एनफील्ड वाले, तो आई थिंक वो डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे उभर के आता। दिक्कत वैसे नहीं है, बट ये देखने में ना थोड़ा खटकता है। और उसमें भी अगर ट्रिपर की बात करूँगा मैं, तो ट्रिपर का जो माउंटिंग है ना वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा माउंट किया हुआ है। अभी ये मीडिया बाइक है, इसके वजह से इसके अंदर ऐसा हो सकता है पॉसिबली, और जो प्रोडक्शन मोटरसाइकिल होगी उसके अंदर वो रेक्टिफाई हो जाएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टैकोमीटर यार देना चाहिए था। स्पीडोमीटर यहाँ पे और टैकोमीटर के अंदर वो ट्रिपर जो है उसको अगर इन्फ्यूज़ कर देते बहुत अच्छा सही लगता वो, क्योंकि टॉप वेरिएंट के अंदर ये वाइज़र आता है। वैसे तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बट अगर वाइज़र कोई नहीं ले रहा, बेस मॉडल ले रहा है, उस केस के अंदर सामने से अगर आप देखेंगे ये छोटा वाला जो है ना वो इतना खास दिखता नहीं है। आफ्टर थॉट जैसे लगता है वो देखने के लिए सामने से। आई पर्सनली थिंक वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता कंपेयर टू दिस वन। एक छोटा एक बड़ा, अजीब सा लगता है वो देखने में। इस वीडियो के अंदर यार मैंने नॉन स्टॉप 250 तक तो चला लिया इसको बिना ऑफ किए, और फ्यूल बार जो था वो मैं घर से निकला था तभी फुल किया हुआ था। अभी 300 किलोमीटर्स हो गया चला के, और ये 50% पे आ गया है। 50% से थोड़ा नीचे होगा। तो माइलेज कितना मिला है क्या है, मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दिखा देता हूँ मेजर करने के बाद, कि कितना पेट्रोल जो है चलाने के लिए लगा। सिटी और हाईवे दोनों के नंबर्स मैं आपको दूंगा। So you also get these kind of, sorry what? Good. So UM motor, I don't know what model is that, Renegade या ऐसा कुछ रहेगा वो पता नहीं क्या, but that guy was giving compliment to this motorcycle based on the looks.
ही वाज आस्किंग हाउ डिड इट परफॉर्म, वो वीडियो के अंदर देखने मिल गया होगा आप लोगों को। और ख़तरनाक एक्सीडेंट था वहाँ पे पीछे। तो अब बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज व्हाट आर द थिंग्स विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मोटरसाइकिल। सबसे पहली बात यार, टॉर्क जो है वो अच्छा खासा यूजेबल है। सिटी के अंदर या ओवरटेक करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर तक बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। बट हाईवे के ऊपर 4 लेन रोड जो है, जहाँ पे आप 80-90 कॉन्स्टेंटली चलाएंगे, आपको ऐसा लगेगा यार कि आप स्लो चल रहे हो बाकी ट्रैफिक है उससे। मतलब कोई भी बेसिक 200 सीसी मोटरसाइकिल अगर लेंगे तो वो 100 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर पाते हो। इसके अंदर 90 इज़ द लिमिट, क्योंकि 90 के आगे ना उतना मज़ा नहीं आता है। ऐसे लगता है कि यार इंजन जो है वो स्ट्रेसअप हो रहा है और आप इंजन को तकलीफ़ दे रहे हो, ऐसा फील मुझे ऑनेस्टली हुआ। गियरिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉल गियर है तीनों। थर्ड गियर में गाड़ी 98 के आसपास जाती है, विच इज़ गुड। फोर्थ में 120, फिफ्थ इज़ जस्ट ओवर ड्राइव गियर, मतलब पावर नहीं है उसमें, वो वाइब्रेशंस को कम करने के लिए दिया हुआ है। हाईवे पे आप चलाओगे तो फिफ्थ पे आप पुल करोगे 120 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, और फोर्थ में भी आप पुल करोगे 120 तक ही गाड़ी जाती है। तो फिफ्थ इज़ एक्चुअली ओवर ड्राइव गियर, मतलब हाईवे के लिए आपको दिया हुआ है ताकि आप कम आरपीएम पे एक अच्छी खासी स्पीड जो है वो मेंटेन कर पाए। अभी सबसे अच्छा नहीं लगा मुझे, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका जो क्लच है ना, मुझे ऑनेस्टली नहीं पसंद आया। मतलब हैवी फील होता है क्लच, और मेरी बॉडी की जो लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ के मसल्स जो है वो पेन करना चालू हो गया है 6 आवर्स के बाद, कांस्टेंट गियर चेंजेस की वजह से। यूजुअली मैं 2 ही फिंगर यूज़ करता हूँ, इंडेक्स एंड मिडिल। इस बाइक के अंदर मुझे चारों यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि क्लच जो है वो ना हैवी हो जाता है ट्रैफिक के अंदर। हाईवे पे इतना फील नहीं होता वो, क्योंकि गियर बॉक्स जो है वो स्लीक शिफ्ट देने के लिए अच्छा खासा है। फर्स्ट एंड सेकंड जो गियरिंग है उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो बहुत बार गाड़ी न्यूट्रल में आ जाती है। बट यूज़ टू हो जाओगे, थोड़ा ज़ोर से दबाओगे फर्स्ट के बाद तो गाड़ी सेकंड में आ जाती है, तो वो इशू तो नहीं है। बट उसके बाद के जो गियर्स है यार, बहुत ही स्लिक शिफ्ट मैं उसको बोलूँगा। मतलब फट से आप डाल सकते हो गियर ऐसे। फॉल्स न्यूट्रल वगैरह का जो नाटक पुरानी बुलेट में होता था, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो गियर बॉक्स प्रिसाइज़ है। सबसे अच्छा अगर मुझे कुछ लगा इस मोटरसाइकिल के अंदर तो वो है ब्रेक्स। हालांकि जो फ्रंट डिस्क है उसमें से ट्रक जब ब्रेक लगाते तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आती है। बट एज लॉन्ग एज द ब्रेक लीवर का फीडबैक इज़ गुड, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ गुड, मुझे वहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं लगता कि मैं उसके लिए कंप्लेंट करूँ। हालांकि जो आई थिंक आवाज़ आ रही है पता नहीं किस रीज़न से आ रही है, बट आई थिंक सर्विस हो जाएगी मोटरसाइकिल ये, तो वो आवाज़ आना भी बंद हो जाएगा। आई अज्यूम दैट, आई एम नॉट रियली श्योर कि होगा कि नहीं, बट हो सकता है सर्विस कराने के बाद। बट ब्रेकिंग की अगर बात करूँगा मैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रेकिंग है मोटरसाइकिल का। पहले के यार बुलेट्स भगाने के लिए डर इसलिए लगता था कि यार रुकती नहीं थी, ये वाली भागती भी है और रुकती भी है। बट 90 तक ही ठीक है यार, 90 के आगे मज़ा नहीं है चलाने में, मतलब सेंस नहीं लगता। और अच्छा खासा माइलेज भी ले लो, मतलब 38-40 तक का। अब ये मोटरसाइकिल किसको लेना सेंसिबल हो सकता है? अगर आपके पास पहले से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, या फिर अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई मोटरसाइकिल लेना कंसिडर कर रहे हो, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्पेशली वाइब्रेशंस जो है वो रिड्यूस कर दिए गए इसके अंदर उसी की वजह से। उसके बाद गियर बॉक्स ब्रेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। क्लच की बात करूँगा, क्लच का कुछ
करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई एम नॉट रियली श्योर कि मीडिया बाइक है, सर्विस नहीं हुई है, उसकी वजह से हो सकता है पॉसिबली। बट मोटरसाइकिल सिर्फ जब मैंने कलेक्ट की 800 तक चली हुई थी, अभी टोटल हो गए 1200, मतलब क्लोज टू 450 किलोमीटर्स इसको मैंने ही चला है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि क्लच जो है ये सर्विस ना करने के कारण थोड़ा हैवी हो गया है, बट क्लच हैवी है। उंगली करायची आहे का? करायची आहे उंगली। चला, मास्क तरी घातलंय, मास्क घातलं नसतं मी नक्की उंगली केली असती। ये तो हॉर्न जैसा भी काम कर सकता है, मतलब आपके आगे कोई है, ये ब्रेक दबाया, आवाज़ आया, आगे वाले को पता चल जाए पीछे गाड़ी भी है। मज़ा, एकदम मज़ेदार।